हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमने अब तक सीक्वेंस पर 3 लेक्चर्स ले चुके हैं और हमने ये बताया है कि डिफिनीशन क्या होती है सीक्वेंस की। उसके बाद हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस इसके बारे में बात किया है। उस पर बेस न्यूमेरिकल लगवाया। फिर हमने लिमिट की डिफिनीशन बताई है। लिमिट के डिफिनीशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर हम जो जो थ्योरम बताएंगे वहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज होगा, इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लीजिए आप। उसके बाद आप वहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे थ्योरम, जो कि सीक्वेंस में जितने भी थ्योरम हैं वो लिमिट का डिफिनीशन अगर हमें पता होगा तभी हम प्रूफ समझ सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस से। बाउंडेड सीक्वेंस जानने से पहले हमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो के बारे में जानना होगा। जैसे ही बाउंडेड एबव की डिफिनीशन और बाउंडेड बिलो की डिफिनीशन हम जैसे ही जान जाएंगे, वैसे ही बाउंडेड सीक्वेंस तो हमें जानना बिल्कुल आसान है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बाउंडेड एबव से। ठीक है, बाउंडेड एबव डिफिनीशन ऑफ बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव, चलिए बाउंडेड एबव की डिफिनीशन लिख दे। सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव if there exists a real number a real number k1 such that an less than or equal to k1 for every n belongs to नेचुरल नंबर। बहुत ही आसान है। इसकी डिफिनीशन हमने जो लिखवाया है, क्या लिखवाया है, कोई सीक्वेंस कहलाएगा यानी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट an लेस देन और इक्वल टू k1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब ये है कि आपका कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं कोई एक ऐसा एलिमेंट्स जरूर होगा जो कि उससे छोटा होगा या बराबर हो सकता है। एक आध एलिमेंट्स ऐसा ही हो सकता है, कोई एक एलिमेंट्स जो इक्वल हो और बाकी सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हों। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमने एक एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए। an इक्वल टू -n। इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल लिया है। आप ही बताओ, n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1, n की वैल्यू -2 रखोगे तो -2, -3, इस तरह से चलता जाएगा। आप बताओ इसमें कोई एक ऐसा देयर एग्जिस्ट, एक रियल नंबर ऐसा कोई है जो इन सभी एलिमेंट से बड़ा हो? इन सभी एलिमेंट से बड़ा कोई एलिमेंट्स है? आप बताओ। तो आप बताओगे क्या कि k1 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो कि k1 क्या एक कौन सा एलिमेंट्स -1। तो देखिए -1 जो है या तो कोई एक एलिमेंट्स है के बराबर है और या फिर सारे एलिमेंट्स से क्या है, बड़ा है। देख लीजिए -2 क्या -1 से बड़ा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये -1 जो है बड़ा होगा -2 से, -3 से। जितने भी इन सभी एलिमेंट्स मतलब सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे यानी -1 से तो छोटे होंगे, यानी या तो बराबर होंगे। वो किसके बराबर होगा? -1 के। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट से क्या है, बड़ा है -1। यहाँ से समझ में आता है कि ये बाउंडेड एबव क्या है, बाउंडेड एबव का डिफिनीशन क्या है, हमें समझ में आ गया है क्या होता है। कोई ऐसा सीक्वेंस आपको गिवन होगा, उस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सारे एलिमेंट्स से एक ऐसा एलिमेंट्स जरूर होगा, एक ऐसा एलिमेंट्स जरूर आपको मिल जाएगा, कोई भी एक रियल नंबर जरूर मिल जाएगा जो कि इन सारे एलिमेंट्स से बड़ा होगा। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स से बड़ा होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड एबव। ठीक है, आइए हम ये भी जान लें कि जो वह जो एलिमेंट्स है जो कि
इस सारे सीक्वेंस के एलिमेंट से बड़ा होगा, उस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, उस एलिमेंट्स यानी K1 को क्या कहेंगे। आइए हम उसके बारे में ही बात कर लें। हम इस एग्जाम्पल को मिटा भी देते हैं क्योंकि हमें लिखना है बहुत सारी चीजें। एंड K1 is called an upper bound of sequence an, यानी K1 को क्या कहा जाएगा, अपर बाउंड। क्या कहा जाएगा, अपर बाउंड, क्योंकि उन सभी एलिमेंट से सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसलिए कहा जाएगा अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड। एंड देयर, यहाँ पर लिख लेते हैं, देयर मे बी so many upper bounds so many upper bounds of a sequence मैंने यहाँ पर क्या कहा है, किसी एक सीक्वेंस में बहुत सारे, सो मैंने मतलब बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं किसी एक सीक्वेंस में, ये जरूरी हो सकता है। में भी हमने कहा है कि कोई सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर अभी अभी हमने जो डिफिनीशन लिया है, हमने क्या डिफिनीशन बताई है अपर बाउंड की, बाउंडेड एबव की मैंने क्या डिफिनीशन बताई है, कोई भी बाउंडेड एबव तभी कहलाएगा जब हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं और सीक्वेंस में सबसे बड़ा एलिमेंट्स अगर मिल जाता है, उन सभी में से सबसे बड़ा एलिमेंट्स मिल जाए या फिर उससे कोई ना कोई एक बड़ी संख्या मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे बाउंडेड एबव। तो ये बताइए, अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट्स मिल जाए जो कि उन सारे एलिमेंट्स से बड़ा है, तो उनसे बड़े एक और एलिमेंट्स नहीं मिल सकते। जैसे अभी एग्जाम्पल जो लिया था हमने, उसके थ्रू मैं समझाता हूँ। जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि an इक्वल टू -n, इस तरह से हमने लिया था एक एग्जाम्पल, और जो कि इस तरह से था -1, अगली बार -2, -3, इस तरह से आप लिखते चले जाओ। तो ये आपका सीक्वेंस क्या है, -n का सीक्वेंस है। आपने देखा था कि इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड था वो -1 था। अपर बाउंड क्या था, -1 था। क्या अपर बाउंड -1 है, इसमें और भी अपर बाउंड नहीं मिलेंगे? क्या हम 0 नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं यार, क्यों नहीं कह सकते? क्या हम इसमें -0.5 नहीं लिख सकते? क्या ये -0.5 इस सीक्वेंस का सभी एलिमेंट्स से क्या है, बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। 1 ऐसे ही है, 2 भी है, 3 भी है। तो क्या हम इसमें से सारे के सारे एलिमेंट्स, ये जितने एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, क्या इसका अपर बाउंड नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 भी -1 से बड़ा, -2 से बड़ा, -3 से बड़ा, हर एक एलिमेंट्स जो सीक्वेंस में, ये इस सीक्वेंस में है, सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 इस सीक्वेंस का अपर बाउंड नहीं है। बिल्कुल कहेंगे अपर बाउंड है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि सो मैनी अपर बाउंड हो सकते हैं, याद रखना है, यही याद रखिएगा। ये नहीं कह सकते कि एक ही अपर बाउंड हो, जरूरी नहीं है। हमने दिखाया कि -1 ही नहीं, -0.5 भी हो सकता है, -0.8 भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी आप ले लीजिए भैया, कोई भी इन सभी देख लीजिए, तो आप अपर बाउंड मिल ही सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स अपर बाउंड मिल सकते हैं। इससे हमें पता चल गया कि किसी एक सीक्वेंस में बहुत सारे अपर बाउंड्स मिल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया मैंने जो कहा? मैंने यही कहा कि सीक्वेंस तो आपका ये है, तो क्या हमने जो एलिमेंट्स लिखा था उनमें से कोई ऐसा एलिमेंट्स जो है जो कि इन सभी एलिमेंट्स से छोटा हो? ऐसा तो नहीं है, इन सभी एलिमेंट्स से बड़ा ही तो है ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स
मिल सकते हैं जो कि अपर बाउंड हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, कोई भी एक सीक्वेंस हो और उस सीक्वेंस में बहुत सारे अपर बाउंड्स मिल सकते हैं। आइए दिखाते हैं कि द लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड सुप्रीमम। यानी इसका मतलब क्या है, आपको हमने दिखा भी दिया कि किसी भी एक सीक्वेंस में हम बहुत सारे अपर बाउंड्स देख सकते हैं। उन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड यानी लीस्ट अपर बाउंड जो होता है उसे कहा जाता है सुप्रीमम। अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने कि -n, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया था जो कि -1, -2, -3 इस तरह के एलिमेंट्स इसमें आते हैं, जो कि हमने ये बताया था कि जो इसका अपर बाउंड है -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं। तो इन सभी अपर बाउंड होंगे, ये सारे एलिमेंट्स इसके अपर बाउंड्स हैं। बट यही कह रहा है कि इनमें से सबसे लीस्ट अपर बाउंड कौन है, सबसे कम कौन सा अपर बाउंड है, ये है कि ये है, ये है कि ये है, ये है। तो आप देखो तो -1 आपको दिख रहा होगा जो कि सबसे कम, और अपर बाउंड्स भी है इसका जो कि लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए इसी -1 को कहा जाता है सुप्रीमम। समझ में आया आपको? सुप्रीमम की डिफिनीशन भी यही होता है कि कोई भी सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वही लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम वैल्यू होगा। क्या होगा? सुप्रीमम वैल्यू। इसे और क्या कहा जाता है? सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या बताने की कोशिश किया। किसकी डिफिनीशन हमने बताई यहाँ पर? बाउंडेड एबव की डिफिनीशन बहुत ही आसान है। आप जान लो कि कोई भी सीक्वेंस कब बाउंडेड एबव कहलाएगा, जब एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो कि इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, जो कि है an लेस देन आर इक्वल टू k1 और एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम क्या कहेंगे? बाउंडेड एबव है। फिर हमने कहा कि k1 जो है अपर बाउंडेड है, तो ये भी आप जान लिए कि अपर बाउंडेड k1 को अपर बाउंडेड भी कहा जाता है। ये भी जान लो कि जिसमें बहुत सारे सीक्वेंस में बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। और उसके बाद उन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड्स जो होता है उसी को कहा जाता है सुप्रीमम। बहुत ही आसान डिफिनीशन है, आपने देखा होगा कि इससे ज़्यादा सरल डिफिनीशन कोई बताएगा नहीं। हमने जो बता दिया है और एग्जाम्पल लेकर बताया, मैंने कैसे बताया है देख लिया आपने कि -n लिया और -n में हमने दिखाया कि अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर n के स्थान पे 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, n के स्थान पे 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा प्रोसेस। तो आप देख रहे हो कि -1 जो है इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट्स है, और इन सभी एलिमेंट्स का क्या हो सकता है? अपर बाउंड हो सकता है। जब अपर बाउंड हो सकता है तो क्या हम इसमें और सारे एलिमेंट्स, ऐसे और सारे एलिमेंट्स हैं क्या इसके अपर बाउंड होंगे? जी हाँ होंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हम इनमें से सबसे छोटा जो एलिमेंट्स होता है उसी को कहा जाता है सुप्रीमम। ये आपने देखा, इतना हमने स्टेटमेंट बताया किसमें? बाउंडेड एबव में। अब चलते हैं बाउंडेड बिलो की बात करने। बाउंडेड बिलो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बाउंडेड बिलो बाउंडेड बिलो की डिफिनीशन वही है, सीक्वेंस an इज said to be bounded below
if there exist a real number k2 such that an greater than or equal to k2 for every n belongs to नेचुरल नंबर। सब कुछ वही है, बस अंतर क्या है यहाँ पर ये है कि जो an है ना, an जो है वो बड़ी है k2 से या इक्वल हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा सीक्वेंस आपको जो गिवन हो और उस सीक्वेंस में देखिए जितने भी आपके टर्म हैं, कोई एक ऐसा टर्म जरूर होगा जो कि वो टर्म उन सभी सीक्वेंस के टर्मों से छोटा होगा, यानी जो भी टर्म आप ले लीजिए वो उस टर्म से तो छोटा ही होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है n/n+1। इस तरह का मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ और आपको दिखा दूंगा। यह जो एग्जाम्पल है वो है बाउंडेड बिलो का। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, 1 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 यहाँ पर, और उसके बाद मैं 2 रखूँगा 2/3, उसके बाद आएगा 3/4 और उसके बाद आएगा आपका 4/5। इस तरह से चलता जाएगा। आप ही बताओ इस सीक्वेंस में सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है? इस सभी एलिमेंट्स में सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0.5, इसकी वैल्यू होती है 0.66, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है 0.75, इस तरह से 0.725 इस तरह से होगा। ऐसे ही चलता जाएगा। आप देखो तो सबसे छोटी जो एलिमेंट्स है वो 1/2 है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो एक रियल नंबर है यहाँ पर वो है 1/2, जो कि इस सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट्स है। यानी ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो या तो बराबर है, यानी बराबर ये इसके बराबर हो सकता है, या तो सारे के सारे और सारे एलिमेंट्स देखिए तो इनसे क्या है, बड़े हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इनसे बड़े हैं। तो ये इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बाउंडेड बिलो। आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसे भी बता दें कि K2 को क्या कहा जाता है। यानी जो आपका बाउंडेड बिलो बना रहा है वो K2 क्या कहलाता है, आप देख लो यहाँ पर। एंड K2 इज कॉल्ड ए बाउंडेड बिलो। बाउंडेड ये कह सकते हैं लोअर बाउंड। क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। उसे कहते हैं अपर बाउंड। यहाँ पर अपर बाउंड था, यहाँ पर क्या है, लोअर बाउंड है। किसे, K2 को क्या कहा जाएगा, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब सबसे नीचे, मतलब सबसे कम वाली जो टर्म होती है उसे कहा जाता है लोअर बाउंड। आइए और भी जान लें इसके बारे में। देयर मे बी so many bounded या lower bound of a sequence। मैंने इसमें क्या कहा है, वही चीज कि किसी सीक्वेंस में बहुत सारे लोअर बाउंड मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत सारे लोअर बाउंड मिल सकते हैं। अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो कि हमने बताया था n/n+1, ये इसमें जो कि हमने लोअर बाउंड बताया था अभी, ये 1/2, 1/2/3 और 3/4 इस तरह से हमने बताया था। और हम ये भी देखे हैं कि इनमें से जो लोअर बाउंड था आपका 1/2 था। क्या हम 1/2 से भी लोअर बाउंड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम 1/3 नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, जो कि 1/3 0 कितना होता है, 0.33 होता है। क्या इससे भी छोटी वैल्यू 1/4 नहीं ले सकते, 1/5 नहीं ले सकते, 1/6 नहीं ले सकते? क्या इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं हैं जो कि इन सभी एलिमेंट्स से छोटे नहीं हैं? बिल्कुल है यार।
क्योंकि 1/4, 1/5, 1/6 इन सारे एलिमेंट से छोटे होंगे। तो यहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि सो मैनी लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, किसी एक सीक्वेंस में बहुत सारे लोअर बाउंड मिल सकते हैं। तो आप आगे क्या लिखोगे, इसी को हम मिटा कर लिखेंगे, क्या लिखना है और थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत सारे लोअर बाउंड्स मिल सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे लिख देते हैं द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड greatest lower bound is called infimum। मैंने क्या कहा, किसी एन इनफिमम, यहाँ पर लिखना चाहिए एन इनफिमम, ठीक है, इज कॉल्ड एन इनफिमम, ठीक है, यहाँ पर एन इनफिमम हो जाएगा। बस देखिए, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड एन इनफिमम, इसका मतलब क्या है देख लीजिए। इसका मतलब ये है किसी सीक्वेंस में अगर बहुत सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं, उनमें से सबसे छोटा जो लोअर बाउंड होगा वो नहीं, बल्कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सबसे छोटा जो अपर बाउंड था वही क्या होता था, सुप्रीमम होता था। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड होगा वही आपका इनफिमम होगा। अभी बता देता हूं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था n/n+1 में हमने कहा था इसका जो इनफिमम है 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 1/5 भी है, 1/6 भी है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके क्या हैं, लोअर बाउंड है। किसके लोअर बाउंड है, इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड है। तो आप देख रहे हो इनमें सबसे जो बड़ी एलिमेंट्स है वो है 1/2। यही जो 1/2 है इसी को क्या कहा जाएगा, इनफिमम। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए इनफिमम किसे कहा जाता है और सुप्रीमम किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान डिफिनीशन है, आप जान लो। किसी सीक्वेंस में बहुत सारे अगर अपर बाउंड्स दिख रहे हैं तो उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वही सुप्रीमम होगा। और लोअर बाउंड में क्या होगा कि अगर बहुत सारे लोअर बाउंड्स दिख रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होगा वही आपका इनफिमम कहलाएगा। यही डिफिनीशन होती है बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की। हमने यहाँ पर बता दिया बाउंडेड एबव किसे कहा जाता है, बाउंडेड बिलो किसे कहा जाता है। इसी में ये भी डिस्कस कर दिया कि सुप्रीमम किसे कहा जाता है और इनफिमम किसे भी कहा जाता है। इनफिमम और सुप्रीमम का बहुत ही आसान डिफिनीशन है, ये तो आपने देख लिया। सुप्रीमम बहुत ही आसान है सुप्रीमम जानना। सुप्रीमम उसे कहा जाता है, हम जानते हैं कि सीक्वेंस में बहुत सारे हमारे बाउंडेड एबव दिख सकते हैं, यानी बहुत सारे अपर बाउंड दिख सकते हैं और उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वही आपका सुप्रीमम हो जाएगा। और जो सबसे क्या होगा, बड़ा क्या लोअर बाउंड होगा वही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफिमम हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इनफिमम और सुप्रीमम की कंडीशन। अब आते हैं कुछ इस पर जो कि हमने पढ़ना था, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है। उससे पहले तो हम बता चुके हैं कि बाउंडेड एबव किसे कहा जाता है और बाउंडेड बिलो किसे कहा जाता है। अब देख लेते हैं बाउंडेड एबव अगर हम जान गए हैं, बाउंडेड बिलो जान गए हैं, तो बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन। सीक्वेंस एन इज said to be bounded sequence if there exist a real number, सेव कर दीजिए, रियल नंबर k1 and k2 such that k2
K2, क्योंकि हमने K2 क्या लिया था, लोअर बाउंड लिया था ना, तो लोअर बाउंड है तो इसे हम लिख देंगे K2 लेस देन आर इक्वल टू AN लेस देन आर इक्वल टू K1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। अभी हमने बताया भी था K1 क्या था, K1 इज बाउंडेड एबव था, और K2 क्या था, बाउंडेड बिलो था। अगर हम देख रहे हैं कि बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, जिस सीक्वेंस में बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों कंडीशनों को फॉलो करे, वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। यही डिफिनीशन कह रहा है कि जो K1 था आपका वो बाउंडेड एबव था, और K2 जो था वो बाउंडेड बिलो था, और दोनों में अगर जो बधे हो पूरी तरह से, बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है जिस सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो आसान है ना डिफिनीशन। बाउंडेड एबव की डिफिनीशन, बाउंडेड एबव किसे कहा जाता है और बाउंडेड बिलो किसे कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो किसे कहा जाता है और बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाता है। आइए बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं और तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियरिटी हो जाएगा आपको। ठीक है, ये तो था डिफिनीशन, और डिफिनीशन हमें कम ही समझ में आती है, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। आइए क्वेश्चन पे जाएं और क्वेश्चन देखें कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, सीक्वेंस n/n+1, इस तरह का हमें ये सीक्वेंस लिया है, और इसमें देखेंगे कि यह सीक्वेंस बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड है, ये देखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हम देखते हैं कि बाउंडेड एबव है या नहीं। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा 2/3, ऐसे ही 3/4, ऐसे ही 4/5, इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। आप देखो तो यह सीक्वेंस 1/2, 2/3, 3/4, 5/4, इस तरह से आप चलते जा रहे हो। अगर ऐसे चलते जा रहे हो तो इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाने की कोशिश कर रही है, ये पहुँच जाएगी 0.66, और ये पहुँच जाएगी 0.725, इस तरह से, और ये चला जाएगा 0.8। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे 1 की तरफ जा रही है। अच्छा, 1 से क्या कभी भी कोई भी वैल्यू आप कुछ भी रख दो यहाँ पर, n के स्थान पे कुछ भी, यानी नेचुरल नंबर कुछ भी रख दीजिए, क्या 1 से बड़ा हो सकता है। इस सीक्वेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि यह सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है क्या 1 से बड़ा दिख रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू क्या इसमें आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती। चाहे लिमिट टेंड करा दो इन्फिनिटी पर, आप जैसे ही लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे टेंड कराएंगे n/n+1, और जैसे ही n/n+1 टेंड कराओगे तो इसकी लिमिट की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। अच्छा जी, यहाँ से समझ में आ गया कि 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, यानी अगर हम इन्फिनिटी पे टेंड करा रहे हैं तब इसकी कंडीशन ये बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव है, यानी बाउंडेड एबव कहाँ कितना है, यानी इसका बाउंडेड एबव है तो इसका अपर बाउंड भी है, अपर बाउंड क्या है 1 है। तो यह सीक्वेंस दिस लिख लेते हैं, दिस सीक्वेंस an इज बाउंडेड एबव है, और बाउंडेड एबव है, और क्या हो रहा है एंड अपर बाउंड पर बाउंड इज 1। आप देख रहे हो ये बाउंडेड एबव है और अपर बाउंड क्या है 1 है। ऐसे ही बाउंडेड बिलो क्या हो सकता है, बाउंडेड बिलो ये हो सकता है कि यह सबसे छोटी वैल्यू, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू आप देख रहे हो, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1/2 है, यानी बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। तो यह सीक्वेंस क्या हो सकता है, यह सीक्वेंस हो सकता है बाउंडेड। ठीक है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, और बाउंडेड एबव
यानी अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे, अपर बाउंड है आपका, अपर बाउंड 1 एंड लोअर बाउंड इज 1/2। कैसे हमने देखा, आप देख सकते हो इन सभी में से जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे इनमें से 1 से तो छोटे ही होने वाले हैं और 1/2 से सभी के सभी एलिमेंट्स बड़े ही होंगे। तो यहाँ से हमने बता दिया कि अपर बाउंड आपके 1 होंगे, लोअर बाउंड 1/2 हैं। इसीलिए दोनों अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या सीक्वेंस, इसलिए ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। यही तो हमने बताया था बाय डिफिनीशन क्या बताया था कि बाउंडेड होने की क्या कंडीशन है कि जिसमें K1 K2 लेस देन आर इक्वल टू an लेस देन आर इक्वल टू K1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देख रहे हो वो दोनों ही हैं, K1 और K2 दोनों ही हैं। और K1 क्या है आपका 1 है और K2 क्या है 1/2 है और दोनों से क्या है बाउंडेड है, इसलिए कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, ये तो समझ में आया। ये सीक्वेंस बहुत ही आसान था। अब जल्दी जल्दी बताइएगा, अब जो भी क्वेश्चन देंगे जल्दी जल्दी बताना है। जैसे सीक्वेंस 1/n, अगर हम आपसे पूछे तो यह बाउंडेड सीक्वेंस है या अनबाउंडेड है, तो बाउंडेड होने की कंडीशन क्या है, पहले 1 रखो 1 आ जाएगा आपका, उसके बाद 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 रखोगे 1/3, 1/4, ऐसे ही चलता जाएगा। आप ही बताओ इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 है, यानी 1 मिल रहा है और लिमिट टेंड कराओ इन्फिनिटी पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो यानी 1 और 0 इसके अपर और लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है, इसलिए ये सीक्वेंस कैसा है, क्या है, सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। आपको याद रखना होगा कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे 1+1 नहीं अभी रहने दे रहे हैं, n+1/n। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसे लिख सकते हैं किस तरह से, 2 होगा पहला पर, उसके बाद 3/2, उसके बाद क्या आएगा 4/3, ऐसे ही 5/4, इस तरह से चलता जाएगा। आप देखो तो 2 और 1 के बीच में क्या होगा, 2 एंड 1 के बीच कन्वर्ज करेगा, यानी 2 और 1 के बीच में रहेगा, इसलिए ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। बहुत ही आसान है, बाउंडेड होगा। आप याद रखिए, एक तो लिमिट आपको ले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी की ओर और एक वैल्यू पहले ही पर या फर्स्ट पे मिल जाएगा, ये लास्ट टर्म पे मिल जाएगा, इस तरह से मिलता है। तो ठीक है, बाउंडेड की डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा और इसके बाद हमने जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं ये सभी ये भी समझ में आए होंगे कि हमने कैसे बाउंडेड सीक्वेंस जानना है, तो वो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब आ जाइए मोनोटोनिक सीक्वेंस की मैं बात करूँगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यह सीक्वेंस कैसा होता है, सीक्वेंस an इज said to be monotonically increasing sequence if n greater than
greater than m, this implies an greater than or equal to am, इसका मतलब ये है, यानी इसका मतलब मैं भी समझा देता हूँ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखो। इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू n ग्रेटर देन m, दिस इंप्लाइज an ग्रेटर देन और इक्वल टू am। इसका मतलब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं 1/n, इस तरह से एक सीक्वेंस लिया है n। अच्छा ये बताइए, n हमने ले लिया है, आप दो नंबर्स चाहे जो ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 2 और 3। तो आप बताओ 3 बड़ा है कि 2, तो आप बताओगे 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, 3 बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर आप ये बताओ सीक्वेंस ऑफ 2 और सीक्वेंस ऑफ 3 क्या होगा। सीक्वेंस ऑफ 2 यानी सीक्वेंस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। सीक्वेंस ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप बताओ सीक्वेंस ऑफ 3 बड़ा है कि सीक्वेंस ऑफ 2 बड़ा है, तो आप बताओगे सीक्वेंस ऑफ 3 बड़ा है सीक्वेंस ऑफ 2। और आप देख रहे हो यम और यन में देखिए कि ये यन है और ये क्या है, यम है। यन बड़ा है यम से, और साथ ही साथ जो कि आप देख भी रहे हो यन एन ग्रेटर देन एम है, तो इसलिए ये क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। समझ में आया कि नहीं समझाया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और सीक्वेंस 2 की पावर n, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया है। अब आपको बताना है कि यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है। तो आपको बताने के क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें n के स्थान पे हम 1 और 2 ले लेते हैं, n को हम मान लेते हैं 1 है और m को मैं मान लेता हूँ 2 है, ठीक है। नहीं तो इस तरह से ले लो कि n जो है आपका 2 है ना, इस तरह से इसकी डिफिनीशन के अनुसार n को मैं मान लेता हूँ 2 है और m को मैं मान लेता हूँ 1 है। तो n ग्रेटर देन m है, ठीक है, n ग्रेटर देन m है। आगे देखिए an मतलब अब an के स्थान पे हम क्या रखेंगे a2, और a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 यानी 4, यानी a2 की वैल्यू आपका 4 है। और am यानी am के स्थान पे 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आप देखो तो a2 बड़ा है कि a1 बड़ा है, तो आप बताओगे a2 बड़ा है a1 से। तो ये कैसा सीक्वेंस होगा, आप देख रहे हो मोनोटोनिक यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और डिफिनीशन यही होता है, यहाँ पर लिख देना है फॉर एवरी n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चन बहुत सारे लगवा देंगे। चलिए आप बात करें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता क्या है, देख लीजिए। सीक्वेंस an इज said to be monotonically decreasing sequence if n greater than m, this implies an less than or equal to am। ये कंडीशन अगर आ गया तो हम ये कहेंगे फॉर एवरी m और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम तब ये कंडीशन अगर फॉलो होता है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक एग्जांपल लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n है। आप ये बताओ ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आपको क्या काम करना है, एक दो ऐसे टर्म लेना होगा जो और यम या और यन इस तरह से हो। यन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4
और यम की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, इस तरह से। तो आप देख रहे हो यन ग्रेटर देन है यम से, यन ग्रेटर देन है यम से, ठीक है, हमने इस तरह से ले लिया है। तो आप देखो तो यन के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, यन के स्थान पे 4, ये 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और यहाँ पर ये बताओ ये 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो क्या बताओगे कि कौन सा बड़ा है, 1/4 की वैल्यू 0.25 है और इसकी वैल्यू 0.33 है। तो आप यही बताओगे ना कि A3 बड़ा है A4 से, और लेकिन 4 ग्रेटर देन है 3 से। आप देख रहे हो यन जो है यहाँ पर क्या है 4 बड़ा है 3 से, बट A3 बड़ा है A4 से, यानी यहाँ पर ये जो डिफिनीशन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस कैसा होगा 1/n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम एक और 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। अब आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट्स डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सभी की मैं बात करूंगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ n/n+1, इस तरह का हमने एक सीक्वेंस लिया है। आप ये बताओ अगर हम बात करें यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 1/2, उसके बाद 2/3, फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 3/4, ऐसे ही 4/5, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए यह सीक्वेंस कैसा आपको नजर आ रहा है, ये 0.5 है, इसके बाद 0.6 है, 0.66 है, इस तरह से 0.725 है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। चाहे आप चेक कर भी सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, यम के स्थान पे हम 3 ले लेते हैं और यम के स्थान पे हम 2 ले लेते हैं। आप देख लो 3 ग्रेटर देन होगा 2 से, लेकिन यह सीक्वेंस में जैसे ही आप रखोगे यन के स्थान पे 3 रखो तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, और A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3। आप ये बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप बताओगे A3 ग्रेटर देन A2 है। तो ये कैसा सीक्वेंस होगा, आपने पढ़ा है जब n ग्रेटर देन m एंड an ग्रेटर देन आर इक्वल टू am, ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो वो सीक्वेंस कैसा होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो कैसा सीक्वेंस होता है, यह सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसा होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस कैसा होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर आपसे पूछा जाए ये बाउंडेड है, यस बाउंडेड है, और कैसे है 1/2 और 1 के बीच, क्योंकि ये 1 की तरफ कन्वर्ज करता जा रहा है, 1 से बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे बताया है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, और इसके बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमने यहाँ पर बताया। अब अगले नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा वहाँ पर थ्योरम होंगी, जो यूनिकनेस ऑफ लिमिट का जो थ्योरम है वहाँ पर हम प्रूव कराएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।